हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 के एक पार्ट में। हम पिछली वीडियो की तरह इस चैप्टर को भी 3 पार्ट्स में बांटेंगे। लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spice, mineral, water or juice that we buy from market are pure? Have you ever noticed that the word pure written on the pack of these consumable? यहाँ से लेके सिंगल मैटर तक इसका मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या है। इसमें लिखा है कि हम ये कैसे पता करते हैं, फिर कैसे फैसला देते हैं कि कोई भी चीज़, चाहे घी, दूध, बटर या फिर नमक, कुछ भी जो हम मार्केट से खरीदते हैं वो प्योर है। क्या आपने कभी इनके ऊपर प्योर शब्द लिखा हुआ नोटिस किया है? एक आम आदमी के लिए प्योर शब्द का मतलब होता है बिना किसी मिलावट के लिए, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें असल में एक मिक्सचर है और प्योर नहीं है। दूध भी एक एक्चुअली में एक मिक्सचर है, वाटर का यानी पानी का, वसा का, प्रोटीन का और एक्सेट्रा का, मतलब और भी चीज़ें हैं उसमें, मिनरल्स हो गया, कैल्शियम ईटीसी। जब एक साइंटिस्ट कहता है प्योर तो उसका मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस सब्सटेंस के अंदर, उनका केमिकल नेचर एक ही होगा। लगातार आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का केमिकल नेचर एक ही होगा। एक प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही टाइप के पार्टिकल कंटेन करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो प्योर और सिंगल फॉर्म मैटर की है, मतलब एक ही टाइप के मैटर होंगे उसमें। As we look around, we see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, seawater, mineral, soil, etc. All mixtures. मतलब जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जो चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी, वो दो या दो चीज़ों के कंपोनेंट्स यानी मिक्सचर हैं, दो या दो चीज़ प्योर कंपोनेंट से बनी हुई। जैसे कि हो गया आपका समुद्र का पानी, हो गया मिनरल, हो गया मिट्टी, या फिर और भी बहुत कुछ। व्हाट इज़ मिक्सचर? अब हमने पीछे पढ़ा मिक्सचर, तो अब ये मिक्सचर असल में है क्या, ये पढ़ते हैं। टॉपिक 2.1 है हमारा। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single substance. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. सब्सटेंस यहाँ पे लिखा है मिक्सचर जो है वो एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बनता है। उस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को जो हम सब्सटेंस कहते हैं। एक जो कोई भी एक सब्सटेंस होगा वो उसे हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम जो नमक यानी सोडियम क्लोराइड को पानी से एवोपोरेशन के मेथड से सेपरेट कर लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड खुद में ही एक सब्सटेंस है और वो खुद से किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। वैसे ही जैसे शुगर जो है वो खुद में एक सब्सटेंस है और ये सिर्फ एक काइंड ऑफ प्योर मैटर से मिलकर बना है, इसे भी आप अलग नहीं कर सकते किसी फिजिकल मैटर प्रोसेस से। अब इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक यानी आप जो कोक, पेप्सी वगैरह पीते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल, ये एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर, मतलब ये एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। इन सब्सटेंस के बहुत सारे सोर्स हैं और इनके पास एक ही तरह कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटीज़ हमेशा नहीं रहती, मतलब एक तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती हैं। अलग अलग सॉइल अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है वो एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनता है। अब हमारा टॉपिक 2.1.1 है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब जो नेचर जो होता है मिक्सचर का, उसके बेसिस पे हमारे पास बहुत तरह अलग अलग तरह के मिक्सचर्स हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं।
Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and two spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Group C and D Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt sodium chloride and mix the given component to form a mixture. Report the observation on the uniformly in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture or solutions. Some other example of such mixture are salt इन वाटर एंड हम इसको आगे आपको बताते हैं। इसमें है कि आप क्लास जो है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। जो पहला ग्रुप होगा 50 ml पानी कंटेन करा हुआ एक बीकर लेगा और एक सप्तुला मतलब एक यूनिट है सप्तुला कोई वो कॉपर सल्फेट पाउडर ले लेगा। ग्रुप बी जो है 50 ml वाटर लेगा और 2 सप्तुला कॉपर सल्फेट ले लेगा। अब ग्रुप सी और डी जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब कितना भी 1 सप्तुला 2 सप्तुला 10 सप्तुला कितना भी जो है कॉपर सल्फेट ले लेंगे या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर आप कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक भी ले सकते हैं जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और अब सब सारे ग्रुप जो हैं वो मिक्स करेंगे और अपनी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसे आप एक एक करके बताइए अपनी चीज़ का कलर टेक्सचर etc। ग्रुप ए और बी को जो भी सब्सटेंस मिला है जो भी मिक्सचर मिला है सब्सटेंस नहीं कह सकते मिक्सचर मिला है वो जो है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में बना है मतलब उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक रेशो में है। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इसके कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं सॉल्ट जो पानी के अंदर मिला हो शुगर पानी के अंदर मिला हो। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब किसी भी 2 ग्रुप्स के जो सॉल्यूशन हैं उनके कलर को आप कंपेयर कीजिए मतलब तुलना कीजिए उन दोनों कलर में क्या चेंजेस हैं क्या सिमिलरिटी है। बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition। मतलब उन दोनों या फिर कह सकते हैं दोनों हाँ ए बी दोनों ग्रुप्स ने जो है वो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन बनाया यानी कॉपर सल्फेट का ही मिक्सचर बनाया है लेकिन उनके कलर में चेंज है क्योंकि जो सॉल्यूशन होमोजेनियस मैटर में किसी भी कंपोजिशन की क्वांटिटी पे से उसके कलर या फिर और भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर पड़ सकता है। अब ग्रुप C and D have obtained mixture which contain physical distinct part and have non-uniform composition. Such mixture are called heterogeneous mixture. Mixture of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur and oil and water are एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब ग्रुप सी और डी को जो मिक्सचर मिला है उसमें फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट हो सकते हैं और साथ ही जो इनके अंदर जो कंपोजिशन है जो रेशो है वो किसी रेशो में नहीं है तो ये जो होगा ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसे हम कह सकते हैं। अब जैसे कि आपका ले लीजिए सोडियम क्लोराइड जो होता है सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर आयरन फिलिंग्स या फिर सॉल्ट और सल्फर को मिला दीजिए ऑयल और वाटर ये सब जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल हैं। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.2 लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी एंड डी। जैसा आपने पिछली एक्टिविटी में किया था सेम वैसा ही कीजिए अपने क्लास को जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए ए बी सी और डी। आप कुछ और नाम भी डाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। अब जो इसमें सैंपल बताए गए हैं उसे आप हर ग्रुप को दीजिए। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए यानी ग्रुप ए को आप कुछ क्रिस्टल दीजिए कॉपर सल्फेट के। सप्तुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। जो ग्रुप बी है उसको एक सप्तुला कॉपर सल्फेट दीजिए का वो दीजिए मतलब कॉपर सल्फेट ही दीजिए। चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। अब ग्रुप सी को जो है चॉक पाउडर दे सकते हैं फिर व्हीट फ्लोर यानी आटा भी दे सकते हैं गेहूं का आटा। और ग्रुप डी को पानी वो दूध या फिर इंक जो होता है इंक के कुछ ड्रॉप्स दीजिए। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल। अब जो है हर ग्रुप जो है इन जो आपने उनको दिया था चीज़ें उनको पानी मिला सकते हैं और ग्लास रॉड की मदद से उनको एक दूसरे से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब क्या जो ये आपने दिया था उन्हें वो मैटर या फिर पार्टिकल्स जो है विजिबल हैं मतलब दिख रही हैं मिक्सचर जो आपको आपने जो मिक्सचर बनाया वो मिक्सचर आपको दिख रहा है।
Direct a beam of light from a torch through the beaker containing mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? अब जो है आप उस मिक्सचर की तरफ एक टॉर्च से एक लाइट की बीम मारिए और आगे से देखिए, मतलब साइड से देखिए क्या आपको जो टॉर्च की पाथ है, जो लाइट की पाथ है, वो आप देख पा रहे हैं. लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एफर्ट्स इन द मीन टाइम. Is the mixture stable or do not particle being to settle after some time? और डू दी पार्टिकल बीइंग सेटल, मतलब अब जो मिक्सचर है वो वैसा ही है जैसे शुरू में थे, या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठने लगे. फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर. अब जो फिल्टर पेपर की मदद से आप उस मिक्सचर को फिल्टर कीजिए, इन चारों ग्रुप्स को जो दिए थे. अब देखिए क्या उसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स या फिर मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल जो मिक्सचर में नहीं मिले वो रह गए हैं. अब जो रिजल्ट है उसको आप पूरी क्लास के सामने डिस्कस कर लीजिए. ग्रुप ए और बी को जो मिला वो एक सॉल्यूशन था, जबकि ग्रुप सी को मिला वो सस्पेंशन था, और ग्रुप डी को जो मिला वो एक कोलोडियल सॉल्यूशन था. अब ये क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ते हैं. Now we shall learn about solution, suspension and collision solution in the following sections. अब मैंने कहा था जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो अब हम अलग अलग टॉपिक्स में इनको पढ़ेंगे. उससे पहले ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. अब है हमारा न्यू टॉपिक 2.2 व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन. मतलब हमने पहले पढ़ा था ना ग्रुप ए बी को सॉल्यूशन मिला है, तो सॉल्यूशन क्या होता है. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. You come across various type of solution in your daily life, lemonade, soda water, etc. मतलब सॉल्यूशन जो है वो दो या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस याद रखिएगा. आप ना अपने मतलब अपने डेली लाइफ में रोज़मर्रा कामों में कई सारे सॉल्यूशंस के आसपास, मतलब कई सारे सॉल्यूशंस के टच में आते हैं, जैसे कि लेमनेड या नींबू पानी हो गया, सोडा हो गया और भी चीज़ें. आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन. यूजली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व्ड इन इट, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड solution alloys and gaseous solutions air. In a solution there is homogeneity at a practice of level, particle of level. मतलब कि जब हम सॉल्यूशन सुनते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर जो है एक लिक्विड के बारे में ही सोचते हैं, फिर एक लिक्विड के बारे में ही मतलब मानते हैं कि उसके अंदर या तो कोई लिक्विड या सॉलिड या गैस जो है मिक्स होगी. लेकिन हमारे पास सॉलिड मिक्स सॉल्यूशंस भी हैं जैसे एलॉयज, और गैसियस सॉल्यूशन भी है जैसे एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं. मतलब कि अब हर जो सॉल्यूशन होता है वो उसकी एक होमोजेनेटिक लेवल होती है, होमोजेनेटिक लेवल होता है, प्रैक्टिस लेवल. फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट दी सेम थ्रू आउट दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्टर्ब्ड इन दिस सॉल्यूशन. अब जो है लेमनेड है, जैसे आप लेमनेड यानी कि नींबू पानी ले लीजिए, अब आप उसे टेस्ट कीजिए तो एक जैसा ही स्वाद आता है. इससे पता चलता है कि जो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल है ना वो इवनली डिस्टर्ब्ड है सॉल्यूशन के अंदर. एलॉयज, अब एलॉयज के बारे में हमने पढ़ा था. अब एलॉयज क्या है. एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल and cannot be separated into their component by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of each constituent and can have variable composition. For example, brass is mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. अब इसमें बता रहा है कि एलॉय जो है वो दो या दो से ज़्यादा मेटल का या फिर नॉन मेटल का मिक्सचर है. हम उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं ला सकते, फिर भी इसे मिक्सचर कहा गया है क्योंकि इसके अंदर एक बराबर वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है. इसलिए जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए एलॉयज का, ब्रास के अंदर 30% जिंक और 70% कॉपर होता है. अ सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. A component of solution that dissolve in another component is usually the component present in the larger amount is called solvent. The component of the solution that dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute. मतलब एक सॉल्यूशन जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं उसके सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट भी होते हैं. मतलब उसके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट होते हैं. अब जो कंपोनेंट हो गया सॉल्यूशन है आपको, वो एक चीज़ से तो नहीं बना है, वो एक से ज़्यादा चीज़ से बना है. तो उस जिस चीज़ के अंदर मिक्स हो रहा है, यानी
अक्सर वो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जैसे पानी और नमक को ले लीजिए, तो पानी हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ यानी डिसॉल्वर यानी कम अमाउंट में मिक्स हो रहा है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जैसे कि उस हमारे एग्जाम्पल में नमक। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब एक पहला पॉइंट है, एक सॉल्यूशन जो है हिमोजीनियस मैटर होता है, मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और उसके जो पार्टिकल होते हैं ना, वो 1 nm से भी छोटे होते हैं। 1 nm की वैल्यू हो जाती है 1/10⁻⁹ और 10⁻⁻⁹ इनका डायमीटर होता है। इसीलिए हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in a solution. इनके छोटे साइज के कारण ही जो इस सॉल्यूशन से लाइट पास होती है, इसमें ये दिख नहीं पाते, और हम जो है लाइट के पाथ को नहीं देख पाए थे जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी इसमें। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। The solid particle do not settle down when left undisturbed. That is a solution is stable. मतलब जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट होता है, उसे हम फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग नहीं कर सकते, या फिर जब हम इनसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, बिना हिलाए कुछ किए छोड़ देते हैं, तो इसके सॉल्वेंट जो है वो नीचे नहीं बैठते। ये होती है एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। अब है एक्टिविटी वो टॉपिक 2.1 concretion of a solution. In activity 2.2 we observed that a group of A and B obtained different shades of solution, so we understand that in a solution the relative proportion of a solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in solution. It can be called dilute, concreted, or a scattered solution. Dilute and concreted are comparative terms. In activity 2.2 the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. इसका मतलब है कि हाँ, जैसा हमने देखा था ग्रुप बी दोनों ने सॉल्यूशन पाया था, लेकिन उनमें से दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग था। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं जो प्रोपोर्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो अलग अलग होता है, उनके अमाउंट, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसे हम डिल्यूट, कॉन्क्रेटेड या फिर स्टैटर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। डिल्यूट और कॉन्क्रेटेड का मतलब होता है ये कंपैरेटिव टर्म्स है, मतलब एक दूसरे की तुलना में यूज़ होती है। जैसे कि हो गया किसी भी अमाउंट में आप 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच नमक मिक्स कीजिए और उस दूसरे में 2 चम्मच, तो जो पहला वाला होगा वो डिल्यूट होगा दूसरे वाले के मुकाबले, दूसरा वाला उससे कॉन्क्रेटेड होगा। जबकि तीसरा वाला ऐसे कॉम्परेटिव टर्म्स में यूज़, यानी कि स्टैटर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो कॉम्परेटिव टर्म्स में यूज़ नहीं होता। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिविटी 2.3, अब इसको थोड़ा देखते हैं। टेक एक्सपेरिमेंटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 separate beakers. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. इसमें क्या करना है, आप लगभग 50 ml पानी लीजिए 2 अलग अलग बीकर्स में। अब एक में थोड़ा नमक डालते रहिए, दूसरे में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड, जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। और जब कोई भी और सॉल्यूट ना घुल पाए तो उसको आप 5 डिग्री सेल्सियस तक उसके तापमान को बढ़ा दीजिए। उसके बाद दोबारा सॉल्यूट डालना शुरू कर दीजिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया? इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम? At any particular temperature, a solution has dissolved as much solute as it capable of dissolving is said to be standard solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a standard solution. The amount of solute present in the standard solution as at this temperature is called its solubility. मतलब कि है, जैसा आपने देखा कि आप जब टेम्परेचर मतलब बढ़ाया नहीं था तो एक जगह पे जाके रुक गया। जब एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और भी एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में कोई भी सॉल्वेंट ना मिलाया जा सके इतना, यानी उसकी कैपेसिटी फुल हो जाए, तो उसे कहते हैं स्टार्टर्ड सॉल्यूशन। और इस एक टेम्परेचर पे टेम्परेचर वेराई नहीं होना चाहिए उसका।
इसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूट लेवल इट इज कॉल्ड एन अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट की कैपेसिटी या क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड लेवल से कम है तो उसे अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। What would happen if you were to take a standard solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, फिर उसे धीरे धीरे कम करें उसके टेम्परेचर को, यानी उसे कूल करें। We can inform from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at same temperature. The concentration of a solution is the amount of solute present in given amount mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in sugar dissolved in given mass or volume of solvent। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं या फिर जान गए हैं इस एक्टिविटी से कि डिफरेंट जो अलग अलग सब्सटेंस होती हैं वो एक सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ तक घुल सकती हैं। मतलब अगर आप चीनी लेते हैं, नमक लेते हैं, या फिर बेरियम क्लोराइड या फिर और भी कुछ लेते हैं तो वो जो होगा वो अलग मतलब कि जैसे चीनी नमक से ज़्यादा या कम भी घुल सकता है। इस हिसाब से मतलब उन दोनों की सॉल्युबिलिटी इक्वल नहीं होगी, वो उसके मास पे या फिर उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब इसके नीचे एक फॉर्मूला है, कॉन्क्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो कॉन्क्रेशन है, जो इस सॉल्यूशन का जो कॉन्क्रेशन है उसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूट के अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अमाउंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये है दो फॉर्मूले। अब इसके बाद देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्क्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बट देयर हेयर वी विल लर्न ओनली टू मेथड्स। अब यहाँ पर जो है कॉन्क्रेशन, जो सॉल्यूशन का कॉन्क्रेशन है उसको शो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो मेथड्स देखेंगे। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इसका नाम है। इसमें क्या है, कॉन्क्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ ये भी कॉन्क्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दो मेथड्स हैं। अब है एग्जाम्पल 2.1। अभी जो आपने दो फॉर्मूले पढ़े उसी में से एक का एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें है ना एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम जो है वाटर है। अब इसका कॉन्क्रेशन हमें कैसे पता चलेगा? कॉन्क्रेशन का मतलब होता है जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉन्क्रेशन के लिए, द कॉन्क्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये देखिए इसे है मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्ट इक्वल्स टू 40 ग्राम, मतलब जो सॉल्यूट है उसका मास है 40 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है हमारे पास 320 ग्राम। अब हमें पता है कि जो सॉल्यूशन का मास है वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इक्वल्स टू 360 ग्राम। अब हमें इसका मास परसेंटेज निकालना है, मतलब हाँ ऑफ सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इक्वल्स टू 40 अपॉन 360 इंटू 100 इक्वल्स टू 11.1%, यानी इसका जो कॉन्क्रेशन है वो है 11.1%। व्हाट इज सस्पेंशन? अब टॉपिक 2.2 है सस्पेंशन। हमने पहले पढ़ा था सस्पेंशन, तो वो सस्पेंशन है क्या? नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर dispersed in liquids are called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of medium. Particle of suspension are visible to the naked eyes. मतलब इसका मतलब है जो सस्पेंशन है वो एक होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जो ग्रुप सी ने ऑब्टेंड किया था। इसमें होता है सस्पेंशन, जो उसमें होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं पूरी तरह से, बट उन्हें जो है मिक्स उस सॉल्वेंट के अंदर डिस्प्रेस किया जाता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। The particle of suspension can be seen by the naked eyes. The particle of suspension scatter a beam of light passing through
it and make its path visible. The solute particle settle down when the suspension is left undisturbed. That is, suspension is unstable. They can be separated from the mixture by process of filtration. When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. इसका मतलब है जो है सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मैटर है। इस जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल है उसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो एक बीम, लाइट की जो बीम होती है उसके पाथ को विजिबल बना देते हैं। और जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जब हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो अपने आप नीचे बैठ जाते हैं, यानी सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल में है। अब है टॉपिक 2.2.3 व्हाट इज अ कॉलोडियल सॉल्यूशन। अब हमने पढ़ा था ग्रुप डी ने ऑब्टेन किया था कॉलोडियल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कॉलोडियल colloid or colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to relatively smaller size of particle as compared to that of suspension. The mixture appear to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. Because of small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of light visible as observed in activity 2.2. This scattering of beam light is called the Tyndall effect, after the name of scientist who discovered this effect. इसका मतलब है जो कॉलोडियल या फिर कॉलॉइड जो है सॉल्यूशन, वो हमें होमोजीनियस लगता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हम उन्हें नेक्ड लाइट से नहीं देख पाते, बट एक्चुअली में ये एक हेट्रोजीनियस मैटर है। जब हम इसमें लाइट की जो बीम पास करते हैं तो उसे उसके पाथ को विजिबल बना देता है। इस इफेक्ट को जो है टेंडल इफेक्ट कहते हैं। इसे टेंडल नाम के साइंटिस्ट के ऊपर डाला गया, मतलब जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसके नाम के ऊपर इसका नाम डाला गया, टेंडल इफेक्ट। कॉलोडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. जो Tyndall effect है उसे आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर एक रूम कवर्ड है और एक लाइट की एक सन की थोड़ी सी लाइट आ रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं धूल जो होगी, धूल के हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसमें फ्लो कर रहे होंगे, जो नॉर्मल हम नहीं देख पाते हैं। ये एक्टिविटी सॉरी फिगर 2.3 है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो चुका है मिल्क के वजह से। कॉपर सल्फेट की वजह से टेंडल इफेक्ट नहीं हुआ है, जबकि वाटर और मिल्क की वजह से टेंडल इफेक्ट हुआ है। टेंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू canopy of a dense forest. In the forest might contain tiny droplet of water which act as a particle of colloid spread in air। अब ये देखिए जो ये टेंडल इफेक्ट है वो कैनोपी डेंस फॉरेस्ट जो होती है, कैनोपी जो फॉरेस्ट होती है घनी, उसके अंदर भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कॉलोइडिक सॉल्यूशन की तरह प्रोसेस वो मतलब कॉलोइडल सॉल्यूशन की तरह वर्क करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ colloid. A colloid is a heterogeneous mixture. The size of the particle of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. Colloidal are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. They do not settle down when they left undisturbed. That is colloidal is quite stable। मतलब जो colloidal solution जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और नेक्ड लाइट से नहीं देख सकते। कॉलोइडल सॉल्यूशन इतना बड़ा होता है कि वो लाइट के जो पाथ को विजिबल कर दे। अगर इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो इसके सॉल्यूशन नीचे नहीं बैठते, इसीलिए भी एक स्टेबल है, जैसे कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique for separation known as centrifugation कैन बी यूज टू सेपरेट द कॉलोइडल प्रैक्टिस। मतलब इन्हें जो हम फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक होती है इन्हें सेपरेट करने के लिए, जिसे हम कैंटिफ्रिगेशन कहते हैं। ये एक्टिविटी 2.5 में आएगी हमारे। The component of a colloidal solution are the dispersed phase and dispersion medium. The solute-like component or dispersed particle in a colloidal form dispersed phase, and the component in which dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. Colloidal are classified according to state, solid, liquid or gas of the dispersing medium and dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1.
फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। मतलब जो है जो कंपोनेंट ऑफ कोलिडियल सॉल्यूशन है वो डिस्प्रेस्ड फेज और डिस्पेंशन मीडियम है। मतलब इसके जो कंपोनेंट है इसको हम दो नाम से जानते हैं, डिस्प्रेस्ड फेज और डिस्पेंशन मीडियन के नाम से। जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है कंपोनेंट जो है उसे डिस्प्रेस्ड पार्टिकल को डिस्प्रेस्ड फेज कहते हैं, और जो कंपोनेंट है जिसमें डिस्प्रेस हो रहा है डिस्प्रेस फेज उसे सस्पेंडेड को हम डिस्प्रेसिंग मीडियम कहते हैं। जो कॉलिडियल है वो उन स्टेट्स में क्लासिफाइड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के आधार पे। हम जो है टेबल 2.1 में देख सकते हैं। अब ये देखिए डिस्प्रेस्ड फेड और डिस्प्रेसिंग मीडियन, ये इनके टाइप है और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं डेली लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा इन्हें देखा होगा। तो आप इस टेबल को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया बट प्लीज़ मस्ट वॉच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक यू।